अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम। और अभी द कंसर्न इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने प्रिपेयर करनी है अंडर डेफरल मेथड। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे बात करेंगे। देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस जो कि एक एनपीओ के पास अवेलेबल होती हैं। पहला, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। देखें, एक ही फॉर्म, एक ही कॉलम है, दैट्स इट, बस। लेकिन दूसरा, मल्टीपल कॉलम्स भी बन सकते हैं, मल्टी कॉलम्स बन सकते हैं। हमें पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंड्स। हमने तीन तरह के फंड्स पढ़े हैं। इंडोमेंट फंड हो सकता है, जर्नल फंड्स हो सकते हैं जो कि सरप्लस और डेफिसिट्स को कन्वर्ट शिफ्ट करके फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, जो हम जनरल रिजर्व्स भी बोलते हैं, जनरल फंड भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इंडोमेंट, जर्नल एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉलम्स डिफरेंट बना लिए जाते हैं। जैसे जनरल ऑपरेशंस के लिए एक कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम स्पेशल प्रोजेक्ट यानी रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के लिए बन गया, एंड द थर्ड वन इज़ इंडोमेंट। तो यहाँ पे आप इस तरह डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स जो आप लोग लेके चल रहे हैं, आप उनके डिफरेंट कॉलम्स प्रिपेयर कर लेते हो और फिर आप लोग एक फोर्थ कॉलम प्रिपेयर कर लेते हो टोटल का। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कॉलम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे फिर उसको क्या बताना पड़ेगा, एग्जामिनर को हमें बताना पड़ेगा कि ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं, ये तीन मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक इंडोमेंट का है, एक स्पेशल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड देन देर आर सर्टन जनरल ऑपरेशंस। तो उसको हमें हर एसेट को सेग्रीगेट करके बताना पड़ेगा कि कौन से जनरल के हैं, कौन से स्पेशल के हैं, कौन से इंडोमेंट फंड्स के एसेट्स हैं इन द सेम वे लायबिलिटी। तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट आप लोग क्या करेंगे, तीन कॉलम्स में बनाएंगे। फिर मज़े की बात यह कि अगर आपने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है तो उस स्पेशल प्रोजेक्ट में भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो सकते हैं, उसमें कुछ इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी ज़रा चलेंगी। ठीक हो गया गाइस। अब दूसरी तरफ चलते हैं ज़रा। दूसरी तरफ क्या है जी, एक सिंगल कॉलम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें हम लोग बिल्कुल उसी तरह फाइनेंशियल्स बनाते हैं, यानी उसी तरह एक ही कॉलम में जिस तरह हम लोग एक आम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स आ जाएंगे यार, कैपिटल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, कलेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में ऑफिस सप्लाईज, स्टॉक, प्रीपेड, कंट्रीब्यूशन जो रिसीवेबल्स हैं या जो ग्रांट्स रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अगर एक कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये कलेक्शंस क्या हैं, तो यूनिक चीज़ें जो कलेक्ट करके रखी हुई हैं एनपीओज ने, बहुत रेयर चीज़ें जो एनपीओज ने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्शंस। देन फंड बैलेंसेस, वी नो दैट रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंडोमेंट फंड हो सकता है, एक उसका एक बैलेंस मिल जाएगा हमें। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हमें मिल जाएगा। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स या जनरल फंड्स। अब कुछ थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊं इससे पहले कि हम लोग मूव करें टूवर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। यहाँ पे तो आपको पता है कि ये बैलेंसेस आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स से यहाँ पे मिलने हैं। अब आप लोगों को ये समझ आ गया है कि इंडोमेंट फंड क्या है, हमें पता है इंडोमेंट फंड बनता कैसे है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स कोई फंड क्रिएट किया जा सकता है कि किसी ने हमें कोई स्पेसिफिक फंड प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कोई पैसा दिया है जो कि हमने डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स में लिखा है, जैसे कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड डायरेक्ट नेट एसेट्स यहाँ पे आते हैं। इंटरनली जनरेटेड रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जिसे ट्रांसफर्स कहते हैं। कोई एक अमाउंट आप यहाँ से थोड़ी सी माइनस करते हैं और यहाँ पे आप लोग ऐड कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। जिस तरह हम लोग पढ़ते थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कि यार एक रिटेन अर्निंग में से एक अमाउंट जनरल रिजर्व में ऐड कर दो, रिटेन अर्निंग में से एक अमाउंट उठाओ एसेट रीपरचेज रिजर्व में ऐड कर लो, एक जनरल रिजर्व रिटेन अर्निंग में से एक अमाउंट उठाओ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ऐड कर दो। एक खाम खा का एक रिजर्व नहीं बनाया होता था हम लोगों ने। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हम एक फंड बना लेते हैं। उसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये काम करेंगे कि जनरल फंड्स में से एक अमाउंट लेस किया करेंगे और इधर ऐड किया करेंगे। तो इस तरह एक फंड क्रिएट हुआ होगा। इसको बड़ी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं अभी इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। तो ये आप लोगों के पास नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी कहानी है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपने लायबिलिटी बनाया,
आपको पता है कि उसमें कुछ पोर्शन करंट लायबिलिटी का होता है और कुछ पोर्शन नॉन करंट लायबिलिटीज़ का होता है, तो आपको लायबिलिटीज़ को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। याद रखने वाली क्या बात है कि इक्विटी की जगह फंड्स आ गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यस, हम मल्टीपल कॉलम फाइनेंशियल्स भी बना सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस को लेके पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ऑपरेशन की, दूसरे की, तीसरे की, और अल्टीमेटली उनके टोटल में लिख देंगे। ठीक। रिसेंटली एग्जाम में डेफरल मेथड पूछा गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करेंगे। उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हमने सिंगल कॉलम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी थी। लेट्स मूव टूवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अंडर डेफरल मेथड है, ये अंडर डेफरल मेथड। सो सर एक और मेथड भी तो है, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। सर उसमें क्या होगा? उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट फाइनेंशियल्स बनेंगी। उसमें आप देखेंगे कि देयर आर सर्टन चेंजेस इन द फॉर्मेट एज वेल। ओके, इनकम फी फॉर सर्विसेज, ये आप लोगों के पास आ रही हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम जिसे हम लोग कहते थे, सब्सक्रिप्शन इनकम है ये वो आपके पास फ़ी है जिसके अगेंस्ट आप अपने जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। अगर आप लोगों का हेल्थ क्लब है, एक एनपीओ, तो आप उन लोगों को एक क्लब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर आप लोगों को मिली हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो डायरेक्ट पीएनएल में आने हैं, या फिर हमें पता है कि कुछ ना कुछ हम लोग पहले लायबिलिटी बनाते हैं, फिर लायबिलिटी बना के इनकम बनाते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस। फंड रेजिंग इवेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम्स आ जाती हैं, अदर इनकम्स आ जाती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स गिवन है, सैलरीज, रेंट, ऑफिस यूटिलिटीज़, मार्केटिंग, अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अल्टीमेटली वी विल हैव एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। या तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगी, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो जाएंगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये अमाउंट किधर जानी है? नेट एसेट्स मूवमेंट में लेके जानी है आप लोगों ने, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स में। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स वो फंड्स जो कि आपके जो सरप्लस हैं वहाँ से मिल के बने हैं, जस्ट लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स गाइस। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर डेफरल मेथड्स। अब सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट ये है कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कैसे बनानी है हमने, ये कहानी है सर। तो जैसे आप लोगों के सामने नजर आ रहा है आप लोगों को, पहली बात जो मैंने लिखी हुई है दैट इज के सिमिलर टू चेंजेस इन इक्विटी है यार। जिस तरह हम चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे एक कंपनी में, इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, और ये डेफरल मेथड की है सर। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में ऑब्वियसली थोड़े हेड्स का फर्क पड़ जाएगा। ओके सर, क्या चीज़ें हैं इसमें, लेट्स सी जी। सर सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे सर, फंड्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन होंगे। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे, ये बैलेंसेस वो हैं जो हमें गिवन होंगे पहले से। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स आपके पास आ जाएंगे, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आपके पास आ जाएंगे, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जो कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आए हुए हैं, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इंडोमेंट फंड्स आ जाएंगे, और अल्टीमेटली एक टोटल का कॉलम बन जाएगा। फिर सर जो सरप्लस या डेफिसिट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आया है वो आप लेके आएंगे यहाँ पे। तो अगर सरप्लस है तो वो इधर आके ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट हुआ तो वो इधर आके लेस हो जाएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपने लेके आना। जर्नल देखें ज़रा, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स जर्नल फंड्स में आके ऐड हुआ है सरप्लस, अगर डेफिसिट होता लेस हो जाता। जस्ट लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गाइस, प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में ऐड होते थे, यहाँ पे सरप्लस अनरिस्ट्रिक्टेड जर्नल फंड्स में ऐड हो जाएगा। जर्नल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है। इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस खुद सोचें किधर जाना है सर, इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडोमेंट फंड में लेके जाएंगे। यस यू आर राइट सर। रिस्ट्रिक्टेड अगर कोई ग्रांट्स या कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपने उसको बनाया भी हुआ है, तो सर रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड में चला जाएंगे सर, ये लें सर। और जो इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इधर आ जाएंगे। सो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो जिनके लिए आपने ये अलहदा से फंड एक मेंटेन किया होता है, यानी जिस तरह आप रिजर्व, जैसे IAS 16 में रिवैल्यूएशन गेन्स के लिए एक रिजर्व बन जाता था, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बिल्कुल उसी तरह गाइस, उसी तरह ये रिजर्व आप बना रहे हैं, ये फंड्स के नाम से रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं आपने। इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस डायरेक्ट इधर आ जाता है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की वजह से अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले हैं वो डायरेक्ट इधर आते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इनकम, अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या ट्रीटमेंट था, जो कि रेलेवेंट
पर्पस है उसका ट्रीटमेंट है। तो इंडोमेंट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्वेस्टमेंट इनकम आई है जो कि प्रिंसिपल में ऐड होती है तो वो इधर आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्पेशल पर्पस से रिलेटेड है तो वो इधर आ जाएगी, जो फंड आपने क्रिएट किया हुआ है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर को आपने फ़ंड यूटिलाइज़ कर लिए हैं, अगर को फ़ंड ये स्पेशल पर्पस वाले फ़ंड यानी जिस पर्पस के लिए आप लोगों ने ये फ़ंड मेंटेन किया, अगर वो फ़ंड आप लोगों ने यूटिलाइज़ कर लिए हैं तो आप डबल एंट्री क्या बनाते हैं आप इसको, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्ट नेट एसेट्स में आई हुई है, ये इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं गई। तो जब आपको ये रिसीव हुए होंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस तो आपने डबल एंट्री बनाई होगी, डेबिट कैश क्रेडिट नेट एसेट्स करने हैं आप लोगों ने, और ये रिस्ट्रिक्टेड फंड ये लें, स्पेशल फंड जो आपने क्रिएट किया हुआ है, स्पेशल फंड ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड ये किया है। तो जब आप पैसे ये वाले खर्च करेंगे तो आप लोग पीएनएल में तो नहीं लेके जाएंगे अभी आप, जब आप ये पैसे खर्च करोगे तो डबल एंट्री क्या बनेगी सर, तो नेट एसेट्स डेबिट हो जाएंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा सर, ये लें सर। ये अगर कोई स्पेशल फंड इस तरह का पड़ा हुआ है, अगर इस तरह कोई यूटिलाइजेशन हुई है तो वो आप लोग माइनस कर लेंगे ये यहाँ से। ओके, इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, समटाइम्स आप यहाँ से अमाउंट उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस तरह की अमाउंट्स आपने करनी है। इन द सेम वे सर्टन सिचुएशंस में आप इंडोमेंट फंड्स में कुछ अमाउंट कौन ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ अमाउंट आप स्पेशल फंड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस हो जाएगी और जहाँ पे भी ऐड करनी है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर नेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम फुल फ्लेज एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक और एग्जाम्पल में जिसमें हम चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स प्रिपेयर करेंगे फॉर एनपीओ अंडर डेफरल मेथड। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।